मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा। न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। नगरोटा और बड़गाम के इलेक्शंस अब हैं, उससे पहले ही उमर अब्दुल्ला ने परिवारवाद पे आपको कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद पे बीजेपी जो है वो दोहरे मापदंड अपना रही है। जब उनका कोई परिवार का बच्चा होता है तो उस टाइम चुप होते हैं, दूसरों के परिवारवाद पे उनको नजर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जबरदस्त अटैक किया। पहले इस बात पर तो मैं खुश हूं, कम से कम उन्होंने मान लिया कि वो परिवारवाद का प्रोडक्ट है। उनने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो परिवारवाद का प्रोडक्ट है। लेकिन अब जब कंपैरिजन या डिफरेंस की बात करते हैं उस पे मैं जवाब दूंगा। ये तो है वो परिवारवाद का प्रोडक्ट है और तीसरी पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी वो लॉन्च कर रहे हैं। परिवारवाद होता क्या है? जैसे मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। क्या कोई मीडिया वाला या आम सामान्य व्यक्ति हमें ये बोल सकता है कि हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा? पार्टी जिनसे चलती है नहीं बोल सकता है ना। उमर अब्दुल्ला का आप किसी को भी पूछें उसकी पार्टी का अध्यक्ष अगला कौन होगा, सीधे कहेगा उसी परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, उसका बेटा, उसकी बेटी, यही होगा ना। चीफ मिनिस्टर कौन होगा? अब्दुल्ला फैमिली से। तो उसे परिवारवाद कहते हैं। जहां से ये पार्टी संचालित होती है, जहां से ये पार्टी हैंडल होती है, जहां से ये पार्टी ऑपरेट होती है, वो एक परिवारवाद से होती है। बाकी 150 करोड़ की आबादी में कहीं पे जनप्रतिनिधि के नाते कोई चुन के आए, वो अलग चीज है। वो किसी का बेटा हो सकता है, वो किसी की बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, वो अलग चीज है। उसे परिवारवाद नहीं कहते हैं। परिवारवाद एक परिवार से निकली जन्मी पार्टी जो वहां से बाहर जाती नहीं है। हमारे यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा जी से पहले अमित शाह जी थे, उनसे पहले राजनाथ सिंह जी थे, उनसे पहले गडकरी जी से थे, उनसे पहले फिर राजनाथ सिंह जी थे, उनसे पहले आडवाणी जी थे। पता है किसी को कौन कहां से आ रहा है? उसे परिवारवाद कहते हैं। लेकिन अगर वो परिवारवाद का प्रोडक्ट अपने आप को मानते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, कभी वो अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट कोई आम जनमानस में बनाए, जो उनका कट्टर अच्छा पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता हो, बनाए पार्टी प्रेसिडेंट, फिर हम कहेंगे कि पार्टी उस परिवार से बाहर आई जिस परिवार से ये संचालित हो रही है। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं, अभी सत शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल कोई और हो सकता है। यहाँ पे बेटा बेटी तो नहीं करते हैं जो पार्टी को चलाए। इसलिए परिवारवाद की परिभाषा को, परिवारवाद की डेफिनेशन को पहले समझना होगा, और जब वो कंपेयर करें तो कंपेयर पार्टी का करें। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, वो ऑपरेट कहां से हो रही है, वो हैंडल कहां से हो रही है। इतने लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है, इनसे बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ऐसा नहीं कि उमर अब्दुल्ला साहब के पास कोई एक्सपीरियंस या मेरिटोरियस है। इनके पास एक मेरिट है, ये अब्दुल्ला खानदान के शहजादे, इसके अतिरिक्त इनके पास कोई मेरिट नहीं है। इनके पास बड़े स्टॉलवार्ड्स रहे, राथर साहब, सागर साहब, उड़ी साहब, पता नहीं कौन से साहब। दे जरा पार्टी किसी वक्त उनके हाथ में, चलाएं पार्टी नहीं। वो सारे इनके पीछे पीछे चलने चाहिए। ये होता है। हमारे यहाँ कुछ नहीं पता है। आज जिस पद पे आप हो, कल किसके पीछे चलना पड़े। यहाँ पे आम व्यक्ति जिसमें वो कौशल हो, जिसमें वो टैलेंट हो, जिसमें वो जो व्यवहारिक हो, जिसमें वो सलाहियत हो, जिसमें वो काबिलियत हो, वो पार्टी के शीर्ष पद पे बैठ सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रथम स्थान पे, शीर्ष पद पे अब्दुल्ला परिवार के अलावा कोई बैठ नहीं सकता है। परिवारवाद पर आपने बात की, अपनी सफाई दी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो है फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि जो एलजी है वो फाइलों पे बैठे हुए हैं, काम नहीं करने देते हैं। और उमर अब्दुल्ला भी ये कहते हैं कि उस तरह से हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है जिस तरह से काम होना चाहिए। हमें फ्रीडम नहीं है, हमें हमारे पावर्स इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि फाइलों पे बैठे हुए हैं एलजी और काम नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं, मैं कोई राजभवन का प्रवक्ता नहीं कि मैं फाइल्स के बारे में बोलूं। उनकी फाइलें कहाँ हैं कहाँ नहीं, वो जाने, राजभवन जाने। मैं एक ही बात कहता हूं, ये स्टेटहुड नहीं मांग रहे हैं, ये पावर नहीं मांग रहे हैं, ये खोई हुई बादशाहत मांगते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े बादशाह हैं, उमर अब्दुल्ला साहब छोटे बादशाह, शहजादा। और शहजादा जिस बैकग्राउंड से आया है उसे कतई भी
इस बात को वो स्वीकार नहीं करेगा कि इस प्रकार की मुझे यूनियन टेरिटरी चाहिए। इसलिए वो बादशाहत, खोई हुई बादशाहत, जिनमें जिस वक्त वो चाहे पैलेट गन का ऑर्डर दे दे और यहाँ पे पहले हंगामा उठाए, यहाँ पे आतंकवादियों के जनाजों को ग्लैमराइज करें, फिर पैलेट चलाएं, कुछ की आंखें चली जाए, कुछ की जान चली जाए, कुछ की टांगें चली जाए, तो राजनीति करते रहे। वो अब बंद हो चुका है, क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी ने जब से इस जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली है इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तब से वो चीजें नहीं चलती है। जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा उसे जेल पहुंचा दिया जाएगा, उसे अपनी जगह पहुंचा दिया जाएगा। ये वो नहीं करते थे, क्योंकि इनको क्रिमिनल, आतंकवादी, टेररिस्ट, इनसे कोई लेना देना नहीं था। ये लगे होते थे दूसरे ही, जो इनकी पार्टी के विरुद्ध हैं, जो यहाँ पे थोड़ा सा भी अपना नाम कमा रहे हैं, उनके पीछे लगे होते थे। उस सारी चीजों के लिए इनके जो टूल्स होते थे, वो टूल्स आजकल नहीं है। पैलेट गन इनके पास नहीं है, पीएसए इनके पास नहीं है, ये चीजें नहीं है जो आम जम्मू कश्मीर के सामान्य व्यक्ति को एक डरा धमका के इन्हीं के पास रखता था। इसलिए फारूक अब्दुल्ला साहब जो बड़े बादशाह हैं और उमर अब्दुल्ला साहब जो छोटे बादशाह हैं, जिन्हें हम शहजादा भी कहेंगे, वो अपनी खोई हुई बादशाहत को उस स्टेटहुड के रूप में देख रहे हैं, वापस चाहते हैं। वो कहते हैं उमर अब्दुल्ला। अब तीसरी बात पे जो मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया था, उनसे मैंने पूछा था कि जो बीजेपी है या अपोजिशन पार्टीज हैं, वो ये कह रही हैं कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आप फेलियर हैं 1 साल से। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, मुझे 5 साल का मैंडेट है, बेचैन सिर्फ अपोजिशन है, वो तो होंगे ही, लेकिन लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे 1 साल में मैंने ये किया है, थोड़ा बहुत तो किया है, लेकिन बाकी काम जो है वो मैं करूँगा। उसमें उन्होंने डिलीवरी रूम का भी कहा, मुझे पता है उसका हमें अधूरा काम है, वो करना है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम 1 साल में नहीं बल्कि 5 साल में पूरा करके। बिल्कुल, पूरे 5 साल उनको दिए हमने और इंतजार कर रहे हैं। दूसरा साल चल रहा है, 2029 तक ही उनका कार्यकाल है। मानते हैं कि उनको अभी वो परिस्थितियां नहीं बनी कि वो कुछ कर पाए। पहला प्रश्न मेरा न्यूज़ 18 के माध्यम से, समीर जी के माध्यम से, मुझे वो सूची एक दे दे या जनता को दिखाए जिस सूची में ये हो कि उन्होंने कोई काम किया हो। काम ये सारे एलजी के प्रशासन ने उठाए हुए हैं, उनकी कंप्लीशन पे जाके रिबन काट रहे हैं। इनका किया हुआ काम अभी कुछ नहीं है। हाँ, 1-2 काम इनने अच्छे किए, बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े काम, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की खोई हुई साख्त वापस आ गई। क्योंकि पिछले 5-6 साल यहाँ पे सरकार नहीं थी, तो साख्त खोई थी उन चीज़ों में। वो बड़ा काम किया इन्होंने, घोटाला किया, बहुत बड़ा स्कैम किया, करप्शन की। उसके लिए पूरी ताकत है, पूरी पावर है, उसके लिए स्टेटहुड की आवश्यकता नहीं है इनको, याद रखना। एक सैंपल के नाते एक ही डिवीजन को लिया गया जहाँ पे सैकड़ों टेंडर्स हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, काम चल रहे हैं, और ऐसे तमाम जम्मू कश्मीर के डिवीजन्स में कितने स्कैंडल्स होंगे वो आएंगे। माइनिंग, उसमें जितने फ्रॉड हुए हैं ये उमर अब्दुल्ला साहब ने किए, इसमें कोई शक नहीं। ये काम उनके दौरान हुए और इसमें उनको स्टेटहुड लाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब अपनी गाड़ियां खरीदनी थी उसके लिए भी कोई स्टेटहुड की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। तो मेरे कहने का मतलब है, जिन 5 सालों का वो हवाला दे रहे हैं कि 5 साल में वो बाकी काम करेंगे, चाहे डेली वेजर का करेंगे या दूसरे का करेंगे, तो 5 साल वेट करना था। करप्शन पहले ही साल क्यों की? करप्शन का बहुत बड़ा स्कैम पहले ही साल सामने क्यों आया? ये भी तो उनसे प्रश्न करो ना। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये जो है वो कई चीज़ों का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए हमने फ्री पावर दिया, राशन दिया। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि लेडीज़ के लिए जो फ्री बस सर्विस की, इसके साथ साथ जो माहाना मंथली जो वजीफ़ा है उसको बढ़ाया, और जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए जो मैरिज असिस्टेंस है उसको बढ़ाया, और भी कई वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ, और सबसे बड़ी बात उसमें दरबार में भी वो इंक्लूड करते हैं कि ये भी एक बड़ी है। देखिए, जहाँ तक आप बीपीएल की बात करते हैं, मैं इसका खंडन करता हूँ। कोई बीपीएल को नहीं मिल रहा है। बीपीएल से भी नीचे एक कैटेगरी है, उसे एएवाई कहते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो आते हैं। अब आप मुझे बताइए, जाकर उनसे पूछो किसके घर में वो सूर्य मित्र बिजली, मुफ्त बिजली योजना का वो पैनल लगा है? अभी तक वो नहीं लगा है कहीं पे। उसके लिए भी ये भारत सरकार की स्कीम है, ये उमर अब्दुल्ला साहब की स्कीम नहीं है, सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना। तो टोटल झूठ तो उनके जेब में सुबह वो डाल के चलते हैं, 8-10 झूठ सुबह बोलने ही है,
और उसी से काम चलाना है। मैंने पहले भी कहा, लेकिन लंबा हो जाएगा, इस परिवार को पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों की नब्ज हाथ में है। क्लेवर परिवार, चतुर परिवार, इनको कोई लेना देना नहीं काम से। जिस फ्री बस सेवा की आप बात कर रहे हैं, कल इनके एक मंत्री कह रहे थे कि ये भी घाटा पड़ गया बंद करने, तो दिया क्या? ले दे के कुल मिला के देखिए, जहाँ तक आप दरबार मुंह की बात करते हैं, हमने माना ठीक है, लेकिन दरबार मुंह को लगता है दरबार मुंह बंद जब हुआ था ये एक गलती हो गई थी उस टाइम। कुछ देखिए, मानते हैं आप, दिल से मानते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो गया था उस टाइम, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस कल आया है उसे लगता है कि देखिए, दोनों चीज़ों, दोनों एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। कुछ लोग इसको गलत मानेंगे, कुछ सही मानेंगे, ठीक है सर। हम जो लोगों के हित की बात है, लोगों के हित को हम बिल्कुल अहित नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपना इस पे वक्तव्य देते हैं, कुछ किसी प्रकार से देते हैं, कुछ दूसरे प्रकार से देते हैं। हम क्यों बोले ये गलत हुआ था, या हम क्यों बोले हाँ इस वक्त लोग उसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं कि ये कोई उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, ऐसा नहीं कि ये उन्होंने ही किया। इसमें स्वीकृति राज्यपाल महोदय ने दी होगी, ऐसा नहीं है। जिस राज्यपाल महोदय को ये कहते हैं, प्रपोजल तो उन्हीं का गया ना, इनिशिएटिव तो उन्हीं ने, ये काम नहीं करने देते हैं। हो सकता है उन्होंने गृह मंत्रालय से भी विचार विमर्श किया हो। तो उमर अब्दुल्ला साहब आप फूल बरसाए अपने आप पे, वो बोले कि उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। अगर हर फाइल को उपराज्यपाल महोदय रोकते हैं उनके मुताबिक, तो इसको क्यों नहीं रोका? फिर रोकना चाहिए था। फिर उन्होंने ही, वो अपने ऑर्डर को नेगेट नहीं करते ना, तो यहाँ तक उनका झूठ साफ हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि ये उपराज्यपाल महोदय की स्वीकृति इसको मिली है, गृह मंत्रालय के साथ भी विचार विमर्श हुआ है, फिर जाके हुआ। लोग जिसमें खुश हैं, हम खुश हैं। आप खुश हैं। एक और सवाल सुनील जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एक हवा चल रही है, राज्यसभा के इलेक्शंस हो गए, उसके बाद एक नैरेटिव चल रहा है, एक सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, कि आप जो हैं इस सरकार को टॉपल करना चाहते हैं। अंदर खाने कई चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं और कह रहे हैं, आपके लीडर भी ऑन कैमरा कह रहे हैं, बड़े नेता, अभी तो 4 ने दिया, 40 भी हो जाएगा आगे। तो क्या कुछ हो रहा है क्या आप सरकार को टॉपल करने, क्योंकि बड़ी हवा चल रही है? ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। न कोई टॉपल करना है, न हमें कोई आवश्यकता है। हम संतुष्ट हैं, हम प्रसन्न हैं विपक्ष में। जो हमें विपक्ष की भूमिका 2024 के असेंबली के चुनाव में मिली है, हम वहीं करेंगे। टॉपल कौन करेगा उनको हमें कोई लेना देना नहीं। ये घर कब गिरता है, कौन गिराता है, हमें कोई लेना देना नहीं। नहीं, मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारा कोई लेना देना नहीं टॉपल से। न हमने सरकार बनाने की कभी सोची है, न हमें कोई आवश्यकता है। खुद गिरे तो वो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई वो क्यों गिरे, क्योंकि उनके घर के अंदर ही अंतर कलह बड़ा चल रहा है। फिर वो इल्ज़ाम हम पे लगाएंगे। वो पहले ही तैयारी कर रहे हैं कि हम इल्ज़ाम इन पे थोपे। और जो बू आ रही है वो तो है ही कि भाई अंदर खाने सारा ठीक नहीं है, बट इसमें हमारा कोई रोल। क्या लग रहा है अंदर खाने आपको, क्या सुबहाट आ रही है, क्या लग रहा है आपको? कितने लोग जो हैं कह रहे हैं कि 15 से 20 ऐसे विधायक हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कहीं ना कहीं आगा रोला जो बात करते हैं उसके साथ हैं, कहीं ना कहीं उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी उस ताक में है कि कहीं ना कहीं उस पर नजर है आपकी? क्या लगता है, कोई है आपको? नहीं, हम उस पर नजर क्यों रखें? हमें क्या जरूरत है उन पे नजर रखने की, उनके घर की? हम अपने घर की चिंता करते हैं। नहीं, देखिए राज्यसभा में आपने एक जितवाना था तो नजर तो उधर ही पड़ी ना। नहीं, वो तो जिताना था तो जरूरी था। तो कल सरकार बनानी है तो उन्हीं पे तो नजर आएगी। नहीं, हमें सरकार बनाने की कोई वो दौड़ नहीं है। क्योंकि आप जो है ना, कई लोग ये कहते हैं कि सुनील जी जो बोलते हैं कैमरे के सामने वो होता नहीं है, जो होता है वो ये बोलते नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत तो इंडिकेशन दे कि क्योंकि हवा बहुत तेज है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर खाने। समीर जी, आपको लगता है कि कुछ होगा भी तो मैं आपके माइक के सामने कुछ बोलूंगा? ऐसा लगता है आपको? कुछ हो सकता है, अभी चाहिए, कुछ हो सकता है। नहीं, ये एथिक्स, राजनीति संभावनाओं का खेल है ना। नहीं, मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कुछ हो भी, वैसे तो है नहीं। अगर होगा भी तो क्या आपको लगता है मैं कभी आपके कैमरे इसमें माइक पे ये चीजें बोलूं? तो नहीं, अच्छा, उस संदर्भ से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 4 जितने भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया, क्या इस बिना पे किया कि उनको लगा कि गवर्नमेंट अच्छा कर नहीं रही है? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कहता हूं कि भाई
किसी को मोदी जी की छवि पसंद आती है, किसी को भारत की उन्नति और प्रगति पसंद आती है, किसी को भाजपा की पॉलिसीज पसंद आती है, और सबसे बड़ी बात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध एक माहौल वहाँ पे खड़ा हुआ है। जो एंटी इनकम्बेंसी 5 साल के बाद आनी चाहिए थी, वो एंटी इनकम्बेंसी 1 साल में आई। तो मुझे लगता है वही रुष्ट होने के कारण उन्होंने वोट दिया होगा हमें। अच्छा, अब नगरोटा और बड़गाम के जो इलेक्शंस हैं, क्या लगता है आपको, आपकी असेसमेंट है नगरोटा के लिए और बड़गाम के लिए क्या है, बीजेपी कहाँ खड़ी है दोनों सीटों में? देखिए, नगरोटा तो आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बड़ा भारी बहुमत हमें पिछली बार मिला था, और देवेंद्र राणा साहब की एक छवि, देवेंद्र राणा साहब का एक व्यक्तित्व, देवेंद्र राणा साहब की मेमोरीज, ये सारी इस वक्त लोग वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा संगठन ग्रॉस रूट लेवल तक है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी लाभदायक है। तो कुल मिला के नगरोटा एक, हमें पता है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कश्मीर घाटी में मैं स्वीकार करता हूँ बार बार कि हम इतने ताकतवर नहीं है, अभी इतने मजबूत नहीं है, लेकिन प्रयास जारी है। लेकिन आपको भी इस बार रिजल्ट से अचंबा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्पीड से ग्रो कर रही है, राइज कर रही है, एक्सपैंड कर रही है कश्मीर घाटी में। उसका सैंपल 14 नवंबर को बड़गाम का वो इलेक्शन बताएगा। आगा रोला जिस तरह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, आपको लगता है उससे नुकसान होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस? आगा रोला को कौन सुनता है, कौन देखता है? वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टेंशन है ना। हम आगा रोला हमारे लिए कोई बहुत बड़ा नहीं कि हम उसी को सुनते। लेकिन जो वो जबान से जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जिस तरह से बोलते हैं, तो आप तो खुश होंगे ना? नहीं, हम क्यों खुश होंगे, हम तो सुनते ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी इन फाइटिंग है। हमारे लिए वो कोई आदर्श थोड़ी हम उनको सुनेंगे। वो एक पार्टी का, एक परिवार का एक सिपाही था आज तक, और उस परिवार से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो उसके दुश्मन है, आपके दुश्मन के वो दुश्मन है। नहीं, दोस्त आपके हो गए। हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है। कैसे दुश्मन? पॉलिटिकल, सियासी दुश्मन? नहीं, सियासी भी नहीं है कोई। तो ये लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा सुनील जी कि आगा रोहला की वजह से क्या लगता है आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये आप अपनी एक असेसमेंट दे सकते हैं कि उनके साथ भी कुछ लोग खड़े हो सकते हैं? मैं शॉर्ट में बोलूंगा, आगा रोहला फैक्टर मानो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मानो, झूठ फैक्टर मानो, बादशाहत फैक्टर मानो, कोई न कोई फैक्टर मानो आप, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम हारेगी। बड़गाम जी। कौन जीतेगा? मुझे क्या पता, वो हारेंगे। बीजेपी जीतेगी? जीत सकती है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।